हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं आनंद कुमार राज, आपका आनंद सर, आपके समक्ष आया हूँ एक बिग अनाउंसमेंट के साथ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जेई मेंस की जो 4 फेज की एग्जाम थी वो कंडक्ट हो चुकी है, सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। और आईआईटी ने जेई एडवांस का डेट भी अनाउंस कर दिया, जो कि 3 अक्टूबर को आने वाला है, जो कि 3 अक्टूबर को होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स हैं कि सर जो एडवांस होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो मेंस की एग्जाम दी थी तो आपको यही लगता है क्योंकि ये मेंस के जो एग्जाम हैं ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए एडवांस में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस या जैसे आप देखें इन पैटर्न्स को करने का आपका हैबिचुअल हो चुके हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 4 एग्जाम 4 फेज में जेई मेंस की एग्जाम हुई, तो चारों फेज में आपने जेई मेंस के साथ इतना जूझ रहे हैं कि जेई मेंस वाली आदत हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जेई एडवांस की जो एग्जाम होती है वो बिल्कुल अलग होती है, उनका पैटर्न्स बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि देखिए, जेई एडवांस का पैटर्न्स क्या होता है, जैसे कि आपको इंटीजर्स टाइप के क्वेश्चंस करने का आदत होना चाहिए, उसके बाद क्या मैट्रिक्स टाइप के भी क्वेश्चंस करने का आदत होना चाहिए, ये सारी चीजें। उसके बाद मोर देन वन करेक्ट, जबकि जेई मेंस में ऐसा कुछ नहीं था। जेई मेंस में इंटीजर्स टाइप के क्वेश्चंस तो थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन आते थे। तो ये सारी चीजों को अब हमें हैबिट में लाना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है कि सर अभी तक आपने जो मॉड्यूल, जो सीट, जो रेस, जो डीपीपी आपने प्रोवाइड किया है वो तो हमने कर लिया है। अब कुछ ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आप एक सीरीज बनाइए या हमें ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड कीजिए। तो इन्हीं को ध्यान में रखकर हमने सोचा है कि क्यों नहीं हम एक मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की सीरीज लाएं अपने चैनल पे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम क्या करने वाले, एक जो एडवांस होने वाला है कंडक्ट 2021 जो 3 अक्टूबर को होने वाला है, उनसे रिलेटेड हम मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स की एक सीरीज लेके आने वाले हैं। तो उसी सीरीज का आज ये पहला लेक्चर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको इस सीरीज को सुनना है और देखना है, अगर आप चाहते हैं आपके एडवांस में अच्छे स्कोर हो, देखिए इस सीरीज में हम वो क्वेश्चंस लाएंगे, क्योंकि एडवांस में अगर आप देखें रैंक बूस्टर्स करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 3 और 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट एक्सेप्शनल प्रॉब्लम होता था। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं ना, वो जो आपने पढ़ा उनसे हट के प्रॉब्लम होती है जो आपके रैंक को इंप्रूव करेगा। तो हम ऐसे प्रॉब्लम के साथ आपके साथ आ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम लेके आपके साथ आ रहे हैं, तो हम वही करने वाले हैं। तो इस सीरीज में ये लेक्चर्स 1 है, तो आज से हम इन सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप हमारे एडू फंडे की चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चे इन चीजों का लाभ उठा पाए। तो आज ये पहला लेक्चर है, इसमें देखिए आइए हम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि हर एक जब भी लेक्चर्स हम लेंगे तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें क्या होगा, देखिए स्टेट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मोर देन वन करेक्ट होगा, और इंटीजर्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम जो कर रहे हैं इस सीरीज में लेक्चर्स 1 में पहले स्टेट ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर मोर देन वन करेक्ट करेंगे, और फिर इंटीजर्स टाइप प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए लेक्चर्स 1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, constant terms in the product at px and qx where px equal to 1 plus 2x plus 3x square till up to plus 1 by till up to plus n plus 1 into x to the power n। और qx की जो वैल्यू है जरा देखें ध्यान से, 1 plus 1 by 3x plus 1 by 9x square till up to plus 1 by 3 to the power n upon into x to the power n is, ऑप्शंस A है n plus 4 by 3, ऑप्शन बी है 6 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2। ऑप्शन सी देखिए क्या है, 9 बाई 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर n, और ऑप्शन डी है 3 अपॉन n प्लस 4। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सीक्वेंस एंड सीरीज का है, और अगर मैं आपको बताऊं तो एडवांस में सीक्वेंस एंड सीरीज के 1 या 2 क्वेश्चंस हर एक ईयर होते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखें। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, देखिए कांस्टेंट टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ px एंड qx। जब आप px और qx का प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स होगा उसकी कोएफिशिएंट क्या होगी। तो देखिए कांस्टेंट टर्म्स का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म्स हम उनको बोलते हैं जहां पे x की जो पावर है वो 0 अवेलेबल हो, तो हम उस कांस्टेंट टर्म्स की कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो px की जो वैल्यू है, px इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर टिल अप टू प्लस n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n, और qx जो है
1 प्लस 1/3x प्लस 1/9x² प्लस 1/3 टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म्स निकालने। कांस्टेंट टर्म्स निकालने के लिए मतलब अगर सर यहाँ से अगर आप x² लेते हैं तो यहाँ से 1/x² लेना पड़ेगा, ताकि जब वो प्रोडक्ट हो तो उसकी वो क्या बन जाए, मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट होके वो क्या बन जाए, एक कांस्टेंट टर्म्स बन जाए। अगर आपने यहाँ से x की कोफिशिएंट ले रहे हो और यहाँ से 1/x लो, तभी ये चीजें संभव है। तो अगर आप देखें तो इनको प्रोडक्ट करने का सिंपल सा एक फंडा ये है कि आप यहाँ से पहला टर्म्स उठाइए, यहाँ से पहला टर्म्स उठाइए, यहाँ से 2x, यहाँ से 1/3x, यहाँ से 3x² और यहाँ से 1/1/9x 1/9x²। तो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते ऐसे, तब वो टर्म्स जाके क्या देती, कांस्टेंट टर्म्स देती। अदर किसी भी केसेस में ये कांस्टेंट टर्म्स नहीं देगा। तो अगर आप px इंटू qx करते हैं, px इंटू qx करना चाहते हैं, तो देखिए अगर आपको कांस्टेंट टर्म्स निकालना, तो देखिए कांस्टेंट टर्म्स की कोफिशिएंट पे हम फोकस करने वाले। तो कांस्टेंट टर्म्स का कोफिशिएंट सोचिए, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स का कोफिशिएंट को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। उसके बाद क्या, इसकी कोफिशिएंट देखिए, अब 2x इंटू 1/3 है, 1/3x, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू x इंटू 1/x। तो x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या आपके पास 2/3। नेक्स्ट देखिए, ये जब 3x² 1/9x² से मल्टीप्लाई होगा तो x² से x² कैंसिल, तो ये क्या बनने वाला है, 3/9। नेक्स्ट टर्म्स देखेंगे तो ये चलेगा। उसके बाद अगर देखें आप तो यहाँ से 4x³ अवेलेबल होगी और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे जो वैल्यू होगी 4/3 का क्यूब, क्योंकि देखिए 3 का होल स्क्वायर बोले तो 9 और 3 का क्यूब यहाँ अवेलेबल होगी। अब लास्ट टर्म्स देखिए, लास्ट टर्म्स क्या होगी, n + 1/3 की पावर n, ये टर्म्स होने वाला है। अब देखिए ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0। अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0, तो इसको मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये अपने आप में एक AGP है, क्योंकि देखिए इसका जो न्यूमरेटर है कहीं ना कहीं AP फॉर्म कर रहा है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और ये जो है इसका डिनोमिनेटर्स 1 में 1/3 का मल्टीप्लाई कीजिए और 1/3 में 1/3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/9, तो कहीं ना कहीं ये AGP है। तो अब इस AGP को आप एक नई सीक्वेंस S क्रिएट कर लीजिए और S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए आपके पास जो सीक्वेंस है उसको हम S कॉल कर रहे हैं और ये सीक्वेंस है 1 + 2/3 + 3/3 का होल स्क्वायर, और ये चलता रहेगा कहां तक, n + 1/3 की पावर n तक। अब देखिए आप जानते हैं जब भी हमें AGP को सॉल्व करना होता था तो हम क्या करते थे, AGP में S/R का मल्टीप्लाई, RS का मल्टीप्लाई करते थे और फिर उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो RS का, R की वैल्यू अगर देखिए कॉमन रेशियो जिसे बोलते हैं, GP का कॉमन रेशियो 1/R है, तो ये 1/R, R की वैल्यू 1/3 है, तो देखिए R की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S में, तो S/3, और एक स्टेप शिफ्ट करके लिख लेंगे। तो जैसे ही आप 1 में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, एक स्टेप शिफ्ट करके लिखेंगे तो 1/3। इस 2/3 में आप 1/3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो क्या बनने वाला है, 2/3 का स्क्वायर। टिल अप टू कहां तक जाएगा, देखिए यहां पे जो टर्म्स आने वाला है इस पे शिफ्ट करके लिख रहे हैं, तो इससे पहले जो टर्म्स होगा कहीं ना कहीं n/3 की पावर n-1 होगा। तो n/3 की पावर n-1 में अगर आपने 1/3 का मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, n/3 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, n/3 की पावर n। और उसके बाद एक टर्म्स, क्योंकि आपने एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है तो इस टर्म्स में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, n + 1/3 की पावर n + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वेशंस को। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होने वाला, जरा ध्यान से देखें आप, s - s/3 शुड बी 2/3। तो अगर हम इनकी वैल्यू को देखें तो ये क्या आ रहा है, 2s/3 = 1 +
1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर टिल अप टू कहां तक जाएंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे n प्लस 1/3 की पावर n/3 टू दी पावर n, तो यहाँ पे एक पावर जाए तो यहाँ पे +1 है, तो यहाँ अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनने वाला 1/3 की पावर n। अब आपने जब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, अब सर इसके सामने तो कुछ है ही नहीं न्यूमरेटर में, तो 0 माइनस दिस वन, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ n प्लस 1/3 की पावर n प्लस 1। अब अगर आप इनकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है 2s/3, और ये देखिए ये अपने आप में एक जीपी है, ये क्या है अपने आप में एक जीपी है, और इस जीपी का nth टर्म, जीपी का n टर्म्स का सम निकालना है आपको, तो n टर्म्स का सम क्या होता है a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो अगर आप इस वैल्यू को लिखेंगे तो देखिए a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1/3 है, तो ये क्या बनने वाला है 1 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है आपको। देखिए जब आप जानते होंगे जीपी का जो tn टर्म्स होता है 1/tn टर्म्स होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ पे n है, तो इनका मतलब इसमें सर n टर्म्स नहीं है, n प्लस 1 टर्म्स है। कैसे, देखिए 3 की पावर 1 से जर्नी स्टार्ट होगा, 1 से n में तो n टर्म्स हो गई, और यहाँ पे 3 की पावर 0 1, तो बेसिकली n प्लस 1 टर्म्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू n प्लस 1 होने वाला है, तो इसको मैं तो देखिए ये क्या होने वाला है 1 माइनस 1/3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये हो गई, ये जीपी का सम हो गया, और माइनस के साथ क्या आएगा देखिए n प्लस 1/3 की पावर n प्लस 1। अब देखिए जैसे ही आप इस 3/2 को इधर भेज देंगे तो इस कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो s की जो वैल्यू आने वाला है आपके पास s इक्वल टू क्या आने वाला है, देखिए ये 3 को इधर भेजेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 2/3 और ये 3/2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 3/2 और 2/3, तो अगर हम देखें इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4, और यहाँ पे क्या आने वाला है 1 माइनस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर n प्लस 1, और क्या होने वाला माइनस, जब आप इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये n प्लस 1 का जो फैक्टर्स है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या 2 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर n। तो देखिए अगर आप देखें ऑप्शंस, तो कौन सी ऑप्शंस मैच कर रहा, तो s की वैल्यू ये आ गया, तो देखिए s की वैल्यू क्या आ जाएगा 9/4 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर n, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चंस को आपने करा भी, जब आप जेईई मेंस की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो जेईई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे क्योंकि एडवांस में इस प्रोफाइल की क्वेश्चंस पूछी जा सकती है, ठीक है। स्टेट ऑब्जेक्टिव में मोर देन 1 करेक्ट में इनसे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम, लेकिन हमें स्टेट ऑब्जेक्टिव भी तो लेना था क्योंकि स्टेट ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में। तो हम क्या करेंगे, हर एक लेक्चर्स में कुछ स्टेट ऑब्जेक्टिव वाले टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए यही स्टेट ऑब्जेक्टिव टाइप जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो वो थोड़ा टफ लगेगा आपको, हालांकि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि यार ये तो बहुत इजी था सर, ये तो जेईई मेंस में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइट करा था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे let p and x be a polynomial x satisfying the recurrence relation p and x equal to x into pn minus 1 minus n into pn minus 2 where n greater than equal to 2, n belongs to natural number, where p naught x equal to 1, p1 x equal to x, then the remainder obtained on dividing p5 1/10 whole to the power 2013 whole to the power 2013। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको, तो आपसे जो देखिए ये रिकरेंस रिलेशन फिर से कहीं ना कहीं सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस एंड सीरीज रिकरेंस रिलेशन जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, देखिए ये कॉम्बिनेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज का भी यूज है, उसके साथ साथ बाइनोमियल का, क्योंकि आपने बाइनोमियल में ये रिमाइंडर्स एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे हम ये भी आपको पढ़ाते हैं कि लास्ट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ बीटी है बाइनोमियल थ्योरम। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए आपके पास दो इनिशियल इंफॉर्मेशन, क्या है इनिशियल इंफॉर्मेशन, तो दो इनिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास, देखिए पीएन इक्वल टू क्या लिखा है, पीएन की वैल्यू पीएन एक्स, तो देखिए यहां पे आपके पास दो इंफॉर्मेशन, क्या है, पहला इंफॉर्मेशन पी नॉट एक्स की वैल्यू 1 दे रखा है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, P1 इंटू एक्स की वैल्यू आपको x दे रखा है, और आपके पास एक रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, वो क्या है, Pn(x) इक्वल टू x इंटू Pn माइनस 1 माइनस n इंटू Pn माइनस 2। अब देखिए इस रिलेशंस की हेल्प से हमें कहां तक पहुंचना है, P51 तक। तो P51 तक पहुंचने के लिए आपको P5 फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप 10 से डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे बाइनोमियल के थ्रू इसकी वैल्यू क्या आने वाला है। तो देखिए अगर आप देखें यहाँ पे तो P2x हम निकाल लें, P2x की वैल्यू अगर हम देखें तो P2x क्या होगा, तो P2x, तो आपने n की वैल्यू 2 रखा है, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू P2 माइनस 1, तो P1 माइनस n की वैल्यू आपने 2 रखा है, तो 2 इंटू P0। अब देखिए आपने यहाँ पे वैल्यू रखा है x इंटू P1 आपने निकाला है, P1 की वैल्यू क्या है आपके पास, P1x की वैल्यू x है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू P0, तो माइनस 2, तो ये क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये P2x है। अब इसके हेल्प से हम P3x की तरफ मूव करेंगे, तो देखिए अगर हमें P3x निकालना है तो P3x अगर इस रिलेशन से निकाले तो क्या आ जाएगा P3x, तो x इंटू P, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो x इंटू P2 माइनस, और यहाँ n की वैल्यू आपने 3 डाला तो 3 इंटू P1, 3 इंटू P1, तो अगर इस वैल्यू को देखेंगे आप तो x इंटू P2, x इंटू P2 क्या है, आपने P2 देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं आप, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस क्या होगा 3 इंटू P1 की वैल्यू क्या है, P1x की वैल्यू x है, तो 3x, तो अगर आप देखिए ये वैल्यू क्या आने वाला है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 3x, तो शुड बी एक्स क्यूब माइनस 5x, ये आ गया आपका P3x। अब हमें क्या करना पड़ेगा, P4x निकालना पड़ेगा, तो अगर हम P4x निकाले तो इनका मतलब n की वैल्यू अब आपने 4 पुट करा है, तो n की वैल्यू 4 पुट करा तो ये क्या हो जाएगा x इंटू P3 माइनस, और n की वैल्यू आपने 4 पुट करा तो 4 इंटू P2। अब देखिए x इंटू P3 की वैल्यू क्या होगा, देखिए x इंटू P3 अभी हमने निकाला है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 4 इंटू P2 की वैल्यू, P2 भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अगर आप इस कैलकुलेशंस को देखें तो देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है, x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2। तो अगर इस कैलकुलेशंस को देखें तो ये क्या आ रहा है, x टू दी पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2। तो अब तक आपने P4x निकाल लिया, अब अपना अगला टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट क्या है, P5x। तो देखिए अगर हम P5x निकालें तो अपना P5x निकालना है, तो P5x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए P5x की वैल्यू जो होगी x इंटू P4 माइनस 5 इंटू P3, क्योंकि n की वैल्यू 5 अब पुट कर रहे हैं हम। तो अब देखिए x इंटू P4 की वैल्यू हमने निकाला है प्रीवियस स्लाइड में, देखिए P4 की वैल्यू क्या है, P4 की वैल्यू अगर देखें तो x टू दी पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2, x टू दी पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 5 इंटू P3, माइनस 5 इंटू P3। तो P3 की वैल्यू आपने अभी निकाला था x क्यूब माइनस 5x, x क्यूब माइनस 5x। अब देखिए इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ रहा है, x टू दी पावर 5, अगर क्यूब के कोफिशिएंट को देखें तो यहाँ पे आ रहा है माइनस 9x क्यूब माइनस 5x क्यूब, तो माइनस 13x क्यूब, और अगर देखें तो 2x और यहां से 25x, ये कितना बन रहा है
2x माइनस 25x। अगर इस वैल्यू को देखें तो देखिए यहाँ से x टू दी पावर 5 आया और ये x क्यूब आया, ये ठीक है। तो अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, x टू दी पावर 5 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 5, तो सॉरी इट शुड बी 9 प्लस 5 14x क्यूब। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ रहा है 2x माइनस माइनस प्लस 25x, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो 25 प्लस 2 तो 27x, ये क्या हो जाएगा 27x। अब ये आ गया x, ये p5x की वैल्यू। तो देखिए अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये क्या आ रहा है, x टू दी पावर 5 माइनस 14x क्यूब प्लस 27x, ये p5x की वैल्यू आ गई आपके पास। देखिए फिर से एक बार कैलकुलेशंस को चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते। देखिए pnx इक्वल टू क्या था आपके पास, x इंटू pn माइनस 1 माइनस n इंटू pn माइनस 2। तो अगर इस वैल्यू को देखिए तो पहले हमने p2x किया, p2x फाइंड आउट किया, तो p2x क्या गया, x इंटू p1 माइनस 2 इंटू p नॉट, n की वैल्यू हमने 2 रखा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x इंटू p1, x अपना x था तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू p1 की वैल्यू 1 था तो x स्क्वायर माइनस 2। अब आइए p3x की वैल्यू, तो p3x क्या हो जाएगा, x इंटू p2 माइनस 3 इंटू p1, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3 p1, p1 की वैल्यू क्या है x, तो देखिए ये क्या आ रहा है x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x माइनस 3x, तो x क्यूब माइनस 5x। अब अगर हम p4x देखें तो देखिए p4x क्या आएगा, x इंटू p3 माइनस 4 इंटू p2, तो अगर इस वैल्यू को निकालेंगे तो आप x इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अगर इस कैलकुलेशंस को देखें तो देखिए ये क्या आ रहा है, x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 8। यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशंस एरर है, 4 इंटू 2 8। तो अगर इस कैलकुलेशंस को देखिए तो ये क्या आ रहा है, x टू दी पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8। तो देखिए गलती के चांसेस को देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ी कैलकुलेशंस एरर करा, तो ये क्या हो गया, x टू दी पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब अगर हमें p5x निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू p4 माइनस 5 इंटू p3। तो देखिए यहाँ पे जो 2 था ये 8 में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस कैलकुलेशंस को देखें अपन, तो देखिए ये क्या आ रहा है, x टू दी पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 9x क्यू और यहाँ पे माइनस 5x क्यू, तो 9 और माइनस 5 तो माइनस 14x क्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8x और यहाँ पे कितनी आ रही है, माइनस 25x। तो अगर आप इस कैलकुलेशंस को देखें माइनस माइनस प्लस 25x, तो 8 प्लस 25 की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में 33x हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 33x, तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है, देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा है P51 जरा समझिए यहाँ ध्यान से, P5x, तो x के जगह 1 पुट करा तो यहाँ से P51 क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 14 प्लस 33। तो अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये क्या आ रहा है 34 माइनस 14 शुड बी 20, तो ये क्या आ रहा है 20। तो यहाँ से P5x की जो वैल्यू है, P51 की जो वैल्यू है वो 20 है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि P51 बाई 10 की होल टू दी पावर 213 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वो वैल्यू क्या होने वाला है। तो अगर आप देखिए इनकी वैल्यू को देखना है, आपको 2 से डिवाइड करना है, तो देखिए ये वैल्यू 20 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा P51 अपॉन 10 होल टू दी पावर 2013। अगर इस वैल्यू को अगर आप देखें तो देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है, ये 20 बाई 10 होल टू दी पावर क्या होने वाला है 2013। तो अगर इस वैल्यू को देखें तो ये क्या आ रहा है 2 टू दी पावर 2013। अब देखिए यहां से आपके बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज होना शुरू होगा। अब कह रहा है 2 टू दी पावर 2013 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, तो 2013 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए इसको समझने का ये है कि इसको 4 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 की पावर 2012, और इसको ऐसा लिख लें आप 2 इंटू 2012, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर इंटू 2012 को डिवाइड करेंगे तो 1006। अब देखिए ये क्या बन गया 2 इंटू 4 टू दी पावर 1006। अब 4 को क्या लिखेंगे आप 3 से डिवाइड करना, तो बाइनोमियल में आपने पढ़ा था जिन टर्म्स से आपको डिवाइड करना होता है उनको हम इन्वॉल्व करते हैं
x प्लस वाई के फॉर्म में। तो देखिए अगर आप 4 को लिखेंगे तो 4 को लिखने का नजरिया क्या हो सकता है, 3 प्लस 1, तो ये लिख लीजिए 3 प्लस 1 टू द पावर 1006। जब आप इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1006 सी 03 की पावर क्या हो जाएगा 1006, फिर क्या हो जाएगा 1006 C1 3 टू दी पावर 1005 टिल अप टू। जब अगर आप देखिए लास्ट टर्म्स जो होगा बाइनोमियल का वो क्या होगा, देखिए ध्यान से 1000 1005 और ये इंटू 3 और लास्ट टर्म्स क्या हो जाएगा 1006 C 1006, ये वैल्यू आने वाला है। अब देखिए यहां तक ये टर्म्स 3 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 3 का फैक्टर्स है, तो बचेगा क्या सिर्फ ये 1, तो क्योंकि 1006 C 1006 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर जो क्रिएट होगा वो क्या होगा 2 क्रिएट होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखिए यहां से रिमाइंडर क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल है तो 2 इंटू 3 के, तो अगर आप देखें 3 इंटू के और ये प्लस 2, तो अगर आप देखें तो ये 3 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए बेसिक एक तो सीक्वेंस एंड सीरीज रिकरेंस रिलेशंस वाले कॉन्सेप्ट के यूज थे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम P51 फाइंड आउट किया और फिर उनके बाद हमने क्या करा, उसकी वैल्यू को फिर हमें रिमाइंडर निकालना था, फाइंड आउट रिमाइंडर करना था, तो हमने क्या करा, उनसे 3 से डिवाइड करने के लिए बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाया और फिर हम वहां से रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इंटीग्रेशंस ऑफ x टू द पावर n dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टिल अप टू x टू द पावर n बाय x n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल इनटू x माइनस fx प्लस c where f0 equal to 0 then limit n tends to infinity f of 1 is equal to, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है डजंट एग्जिस्ट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, तो आप इनको देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड। तो देखिए कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर्स के हेल्प से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए डिनोमिनेटर्स में जो फंक्शन उनको लेट हम एज्यूम कर लेते हैं gx, क्या करते हैं डिनोमिनेटर्स में जो फंक्शन उनको हम gx एज्यूम करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा gx इक्वल टू क्या है, ये जो डिनोमिनेटर्स वाले फंक्शन ये है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टिल अप टू कहां तक जाना है इनको, x टू दी पावर n बाय n फैक्टोरियल। अब ये g है, अगर हम इनको डिफरेंशिएट करें तो g डैश x की वैल्यू क्या होगी, देखिए g डैश x क्या होने वाला है आपके पास, देखिए g डैश 1 का 0 और x का 1 और 2x बाय 2 फैक्टोरियल, 2x बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा x। उसके बाद क्या हुआ होगा x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, उनको डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप देखें लास्ट टर्म्स क्या आ जाएगी, x टू दी पावर, अगर आप देखें लास्ट टर्म्स क्या होगी, इसके बाद अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करा तो लास्ट टर्म्स क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से x टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट टर्म्स। तो लेकिन लास्ट टर्म्स आपने देखिए आपने शिफ्ट करके लिखा, इस टर्म्स को यहाँ पे रखा, इस टर्म्स को यहाँ पे रखा, तो एक टर्म्स जो लास्ट टर्म्स होगी वो होगा उससे पहले, लास्ट टर्म्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाला है, अगर आप देखें तो लास्ट टर्म्स की जो वैल्यू होगी, देखिए मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको सेकंड टर्म्स में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सेकंड लास्ट टर्म्स पे थोड़ा फोकस कीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए सेकेंड टर्म्स क्या होगा, देखिए x टू दी पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा x टू दी पावर n बाय n फैक्टोरियल। अब समझिए जब आपने सेकेंड टर्म्स को कांस्टेंट करा तो वो शिफ्ट हो गया, देखिए 1 तो 0 हो गया जो कि आपको दिख नहीं रहा है, x का 1 हो गया, तो मतलब ये टर्म्स एक स्लाइड करके पीछे हो रहा है, तो जब आप x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इनके सामने आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए x टू दी पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल।
और ये टर्म्स को जब आपने डिफरेंशिएट किया, इनको डिफरेंशिएट किए होंगे तो वो पहले आया होगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब क्या कीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इनको, gx माइनस g डैश x, और ये वैल्यू क्या होने वाला, ध्यान से देखिए, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से लेके ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल सेम है ये दोनों वैल्यू, तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ इक्वल टू x टू दी पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, देखिए x टू दी पावर n बाय n फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो यहां से अगर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं x टू दी पावर n की वैल्यू, x टू दी पावर n की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, x टू दी पावर n की जो वैल्यू होने वाला है सर, वो होने वाला है n फैक्टोरियल इंटू gx माइनस g डैश x। ये हो गया x टू दी पावर n की वैल्यू। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन था वो था x टू दी पावर n dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टी अप टू प्लस x टू दी पावर n बाय n फैक्टोरियल। अब देखिए जैसे ही आपने x टू दी पावर इनको gx माना तो ये फंक्शन क्या हो गया, n फैक्टोरियल इंटू gx माइनस g डैश x। ठीक है, ये क्या हो गया, gx माइनस g डैश x। तो जब आपने इनको डिवाइड करा gx माइनस gx डैश, जब आपने इनको gx एज्यूम करा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए gx और dx। अब देखिए अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए तो n फैक्टोरियल अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म्स है तो वो बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, और अगर आप इनको देखें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए gx से gx कैंसिल हो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस g डैश x बाय gx dx, ये वैल्यू आ गया। अब क्या करें इनको, अब इंटीग्रेशन आसान है, देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है और g डैश x बाय gx को p पुट कीजिए, g डैश x क्या हो जाएगा, ln p, उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो इनका आंसर आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल 1 का इंटीग्रेशन x और ये क्या हो जाएगा ln gx प्लस c, तो ये आ गया आपका आंसर। लेकिन आपसे बोला गया है क्या, देखिए n फैक्टोरियल इंटू x माइनस ln gx प्लस c, ये आया आपका फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इसको कंपेयर करना है आपको, तो आपकी जो fx की वैल्यू आएगी, देखिए n फैक्टोरियल x माइनस fx, तो x माइनस fx, तो इनका मतलब क्या, fx जो है वो ln gx के बराबर है, इसका क्या मतलब है, fx जो है वो ln gx के बराबर है, तो आप लिख लेंगे fx इक्वल टू, बाय कंपेयरिंग fx इक्वल टू ln gx, तो देखिए fx इक्वल टू ln gx क्या होगा बताइए, ln gx की वैल्यू क्या था, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टी अप टू कहां तक, प्लस x टू दी पावर n बाय n फैक्टोरियल, x टू दी पावर n बाय n फैक्टोरियल। अब देखिए आपसे कुछ कह रहा, कोई इंफॉर्मेशन था क्या, f0 की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ln 1 0 होने वाला है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन क्या, उनके आगे आपसे क्वेश्चन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। देखिए जैसे ही आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी डालेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू जो होगी, ध्यान से समझे, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी डाला तो ये अपने आप में e टू दी पावर x का एक्सपेंशन है, ये क्या है, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x, तो ये क्या हो जाएगा ln e टू दी पावर x, लेकिन x के जगह भी 1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा ln 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कहीं ना कहीं ये n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए ये e टू दी पावर x का एक्सपेंशन है। आपको याद है टेलर सीरीज e टू दी पावर x का एक्सपेंशन बताता था, क्योंकि हम लिमिट में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टेलर सीरीज, तो e टू दी पावर अगर आप x टेंड्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दें तो ये e टू दी पावर x का एक्सपेंशन कन्वर्ट हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा ln e टू दी पावर x, और x की वैल्यू 1 डालना है तो ये क्या हो जाएगा ln e टू दी पावर 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन का, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आंसर 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले, देख ले इनको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए मोर देन 1 करेक्ट है, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको एडवांस के लिए प्रिपरेशंस करने हैं तो आपको मोर देन 1 करेक्ट इंटीजर्स टाइप क्वेश्चंस
कंप्रेंशन पर अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने जो जेईई मेंस के लिए प्रैक्टिस करा वो बिल्कुल सिंगल करेक्ट थे और आप बिल्कुल हट चुके हैं। उस जो एडवांस है बिल्कुल अलग हो चुका है, उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है जेईई मेंस के कंपैरिजन। तो देखिए अगर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 अपना, लेट f डिफाइंड f 0 to 1 to 0 to infinity be a continuous function such that integration from 0 to 1 fx dx equal to 1 and I equal to integration from 0 to 1 f 1 by third root of fx and 0 to 1 1 by fifth root of fx and 0 to 1 1 by seventh root of fx dx, then which one of the following can be true? ऑप्शंस A B C D आपको लिखा हुआ है। देखिए अब समझे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको पास एक इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है वो, कि सर इंटीग्रेशन 0 to 1 fx की वैल्यू बने। सर ऐसे फंक्शन तो ढेर सारी हो सकती, अगर आप देखें तो x² by 2 एक फंक्शन ले लीजिए और 0 से 1 इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, x² by 2 नहीं, x² by 2 नहीं, 2x ले लीजिए। अगर आपने 2x ले लिया, उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 में, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x² by 2 x² और लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 1, तो fx इक्वल टू 2x भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब fx इक्वल टू 1 देखिए, तो fx इक्वल टू 1 ले लीजिए तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर सिंगल करेक्ट ऑप्शंस हैं तो हम क्या करेंगे बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। मोर देन 1 करेक्ट है तो अब आपको कैसे सोचे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिए, इसको देख के कुछ ख्याल आया क्या, fx की पावर 1/3, fx की पावर 1/5, fx की पावर 1/7, तो इसको देख के आपको कुछ ख्याल आया क्या, सर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का कोई कॉन्सेप्ट लग सकता है यहाँ पे। याद है आपको, अगर आप दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते तो क्या होता है, ए बी की पावर 1/2, 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते तो ए बी सी की पावर 1/3, तो उस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को अटैक कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब कैसे करें, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम 0 to 1 fx dx इक्वल टू 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो आप क्या कीजिए, पहले m ग्रेटर देन gm से एक फंक्शन ले लीजिए। देखिए 3 नंबर है आपके पास, आपको क्या पावर 1/3 क्रिएट करना है तो 3 नंबर ले लीजिए और ताकि उसका प्रोडक्ट 1 ही क्रिएट हो, क्योंकि रूट के अंदर fx ही है तो आप 3 नंबर लीजिए और उसका प्रोडक्ट 1 ही क्रिएट हो। तो हम 3 नंबर वो एज्यूम करें, देखिए हम एक स्टेप बता रहे हैं बाकी सबको डायरेक्ट लिख लेंगे हम। तो देखिए fx 1 और 1 3 नंबर हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने, 3 नंबर ले लिया। अब इस पे m ग्रेटर देन gm का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, fx + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचिए 1 into 1 into fx की पावर 1/3, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा बताइए जरा ध्यान से, 1/3 रूट ऑफ fx। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इतना। अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहां से आप कह सकते हैं ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 रूट ऑफ fx क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x/3 + 2/3), ये वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 1, तो अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए 0 to 1 dx। अब देखिए जैसे ही आप इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करना डायरेक्ट संभव नहीं था तो हमने इनको बॉन्ड कर दिया, तो कहीं ना कहीं एस्टिमेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस के एस्टिमेशन का यूज कर रहे हैं हम। तो देखिए fx/3 तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/3 तो होगा, और ये देखिए 1/3 तो होगा, और ये fx 0 to 1 के बीच में 1 आंसर्स दे रखा है तो 1 into 1/3 तो 1/3, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 2/3 तो क्या हो जाएगा 2/3x, और x की वैल्यू 0 to 1 डालेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं लेस देन इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आपको पता चल गया 0 to 1 1/3 रूट ऑफ fx की जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल गया। ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि अगर हम नेक्स्ट वैल्यू निकालें 0 to 1 1/5 रूट ऑफ fx dx, तो ये वैल्यू भी क्या आने वाला है। तो आइए अगर हम उन वैल्यू को देखें तो ये आपको समझ में आ गया कहीं ना कहीं m ग्रेटर देन gm का कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आइए नेक्स्ट,
अब क्या है, आपको जो है एफ ऑफ एक्स 1 1 1 और 1, क्योंकि आपको 1/5 रूट जनरेट करना है, तो 1/5 रूट जनरेट करने के लिए आपको 5 नंबर से एज्यूम करने पड़ेंगे। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/5 रूट ऑफ एफ एक्स dx की जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 0 to 1 एफ एक्स, और ये 1 1 1 कितनी बार, 4 बार, तो अगर आप एफ एक्स प्लस 4 बाय ये क्या हो जाएगा 5 dx। तो अगर आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, अगर इस वैल्यू को देखें तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स dx, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 4/5x, तो ये वैल्यू और 4/5x और 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे तो वो वैल्यू 1 ही होने वाला है। तो अगर आप इस वैल्यू को देखें तो अभी भी ये 1 है, तो इस वैल्यू को क्या लिखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1/5 प्लस 4/5, तो बेसिकली फिर से 1 होने वाला है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 0 to 1 5th रूट 1/5 रूट ऑफ क्या है एफ एक्स dx, तो ये क्या, ये भी 1 होने वाला है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, वो भी 1 होगा, क्योंकि सोचिए आप एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा 6/7, तो ये 1/7 प्लस 6/7, तो ये भी 1 होने वाला है सिमिलरली। तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 एफ एक्स dx होल टू द पावर 1/7 dx की जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया। तो देखिए इक्वेशन 1 ये है और 2 ये है। अब आपको क्या क्रिएट करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो क्रिएट करना है आपको तीनों का प्रोडक्ट। आई एक ऐसा इंटीग्रल है जो तीनों के प्रोडक्ट हैं। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 2 मल्टीप्लाई 3, तो उससे क्या जनरेट होगा बताइए, उससे जनरेट हो जाएगा आई का बोल, आई मतलब 0 to 1 एफ एक्स dx, और मल्टीप्लाई क्या होगा बताइए 0 to 1 1/5 रूट, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स की पावर 1/5 dx, और ये वैल्यू क्या होने वाला है देखिए 0 to 1 एफ एक्स dx, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि सारी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1। तो अब आइए बैक टू ऑप्शंस पे, मोर देन 1 करेक्ट में ऑप्शंस पे। तो देखिए पहला क्या लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन सी करेक्ट हो गई क्या, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब देखिए लेस देन 1, तो अगर आप देखें तो यहाँ आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। 2/√3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिए 2 और √3 की जो वैल्यू होती है 1.7 के आसपास होती है, तो 1.71 के आसपास। तो अगर 2 में 1.7 तो ये वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने 2/√3 का डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं देखिए 2/√3 से 1 की वैल्यू छोटी होती है। तो क्या कह रहा है लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड देखिए 1 से 1 प्लस 1/√3, अब कहीं ना कहीं हमें चेक करना पड़ेगा इक्वलिटी होल्ड करेगा क्या सर 1, तो ये आंसर्स भी करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं इक्वलिटी होल्ड करेगा या नहीं करेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए आप जानते हैं एम ग्रेटर देन जीएम के केस में इक्वलिटी कब होल्ड करता है, जब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो बेसिकली अगर आप एफ एक्स इक्वल टू 1 ले ले, सोचिए जरा ध्यान से, आप एफ एक्स इक्वल टू 1 ले तो सारे वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू 1 एज्यूम कर ले तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। देखिए 0 to 1, और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा dx, तो ये क्या हो जाएगा 1x, तो x की वैल्यू 0 to 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ऐसे ही आप निकालेंगे तो वो वैल्यू भी 1, वो वैल्यू भी 1, कौन सी 1/5 रूट और 1/7 रूट। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 पे ये इक्वलिटी भी होल्ड करेगा। वैसे भी आप जानते हैं एम ग्रेटर देन जीएम के कॉन्सेप्ट में इक्वलिटी होल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, नंबर्स को इक्वल करते हैं। तो नंबर्स इक्वल करने का क्या मतलब, यहाँ पे हमने नंबर्स क्या एज्यूम किया था एफ एक्स 1 1 1, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 के बराबर होगी तभी इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं 1 पे क्लोज इंटरवल है तो 1 भी राइट आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हो नहीं सकता होगा ही, क्योंकि 1 पे क्लोज इंटरवल है और 1 इक्वल एग्जिस्ट कर सकता है। एफ एक्स की वैल्यू अगर हम 1 ले ले तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए सी डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब बात आती क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन 5 देखते हैं। इफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 रूट अंडर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx, देन
ऑप्शन ए है आई लेस देन पाई बाय 4, बी आई ग्रेटर देन पाई बाय 4, सी 1 माइनस कॉस 1 बाई 2, आई लेस देन 1 माइनस कॉस 1 बाई 2, ऑप्शन डी है आई ग्रेटर देन 1 माइनस कॉस 1 बाई 2। तो देखिए कहीं ना कहीं इस ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए और बी में सिर्फ एक ऑप्शन पे आप काम कीजिए तो ये दोनों सही हो सकते हैं, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। मतलब आपने एक काम करना है, आई की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो उससे पता चल जाएगा आई ग्रेटर देन है या लेस देन है। और ऑप्शन सी और डी को देखिए तो लगता है कि अगर हमने एक बार सेट कर लिया तो वो चीज़ें हो सकती है, एक बार क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें एस्टिमेशन, देखिए ये क्वेश्चन बेसिस ऑन द एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन के क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा एस्टिमेशन के मैनर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, उस हिसाब से आपको एस्टिमेशन के मैनर्स को डिजाइन करना पड़ता है। देखिए जिसने इस क्वेश्चन को बनाया है उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार एस्टिमेशन के मैनर कैसे हो सकते हैं, हम कैसे फंक्शन को बॉन्ड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं एस्टिमेशन जो होता है किसी दो फंक्शन के बीच में बॉन्डेड होता है। एस्टिमेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एस्टिमेशन करते हैं हम उस इंटीग्रेशन को किसी दो फंक्शन के बीच में बॉन्ड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए अब समझिएगा, यहाँ पे आपको इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू है एस्टिमेशन, ये क्वेश्चन क्या है देखिए, रूट अंडर साइन एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो अगर इसकी वैल्यू आप देखें तो गर्दन क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर साइन एक्स, तो ये तो क्लियर दिख रहा है, रूट साइन एक्स को रहने दीजिए अभी पहले, 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 बाय 1 प्लस 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में आप जानते हैं डिनोमिनेटर्स की वैल्यू बड़ी होती है, फ्रैक्शनल की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब देखिए ये रूट साइन एक्स, लेकिन सर 1 प्लस 1 2 क्या यहाँ पे रूट साइन एक्स लिख दें क्या, रूट साइन एक्स से क्या हमारी बात बनेगी, कोई ऑप्शंस पे काम नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे ही आपने रूट साइन एक्स करा तो इंटीग्रेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर सर रूट साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे कर पाएंगे आप, तो वो चीज़ें इशू है। तो आपको फंक्शन सोचना पड़ेगा, देखिए फंक्शन सोचना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 to 1 के बीच में है, तो 0 to 1 में अगर साइन एक्स का ग्राफ देखिए, 0 to 1 में एक्स का ग्राफ देखिए तो ये y इक्वल टू एक्स है, और 0 to 1 में साइन एक्स का ग्राफ देखिए तो ये है। तो आप जानते हैं क्या y इक्वल टू, अगर आप जानते हैं ये क्या है, ये x है और ये रूट x का ग्राफ है, तो 0 to 1 में जो रूट x है वो x से बड़ी वैल्यू देता है। क्या होता है, रूट x जो है वो x से बड़ी वैल्यू देता है। तो अगर आप देखें तो रूट x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन x, वैल्यू ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1, रूट एक्स ग्रेटर देन एक्स, वैल्यू ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अब देखिए साइन एक्स 0 से 1 के बीच में लिखें तो 1 का मतलब होता है पाई बाय 4 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, तो पाई बाय 4 से बड़ी वैल्यू होगी, तो देखिए कहीं ना कहीं वो 0 से 1 के बीच में ही वो आउटपुट रहा। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि सर रूट साइन एक्स जो है, रूट साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा, रूट साइन एक्स ग्रेटर देन किससे होगा, साइन एक्स से। कब, वैल्यू ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 तक। तो ये देखिए रूट साइन एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स है, तो हम चाहते हैं इनसे ये बड़ी वैल्यू आए, तो देखिए रूट साइन एक्स कहीं ना कहीं साइन एक्स से बड़ी है, तो हम यहाँ पे साइन एक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, उससे क्या होगा, देखिए कहीं ना कहीं साइन एक्स से बड़ी वैल्यू रूट साइन एक्स, तो ये ग्रेटर देन, हम चाहते हैं इनकी वैल्यू छोटी हो, और 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू हमें क्या करना है, बड़ी करना है, ये वैल्यू को छोटी रखना ओवरऑल, तो हम डिनोमिनेटर्स को बड़ा कर दिए, तो उससे क्या होगा, फ्रैक्शनल की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से एस्टिमेशन के मैनर सेट हो चुके हैं, साइन एक्स का कहीं ना कहीं सर इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, और आंसर हमारा बन सकता है ये वैल्यू, ठीक है, साइन एक्स कहीं ना कहीं वो कॉस एक्स में आ जाएगा वो वैल्यू। अब प्रॉब्लम आती है कहाँ पे, अब देखिए इस टाइप के एस्टिमेशंस के मैनर इधर क्या कर सकते हैं, अब इधर देखिए इधर क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो देखिए 1 प्लस एक्स से बात हमारी बनेगी नहीं, क्योंकि सर अगर आपने 1 प्लस एक्स रखा, एस्टिमेशंस के मैनर में जो वैल्यू आएगी वो ln x आएगा, ln 1 प्लस एक्स आएगा, तो ln 1 प्लस एक्स में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ln 1 प्लस एक्स में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर कैसे कर सकते हैं सर आप इनको, तो यहाँ आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, फिर से आपको सोचना पड़ेगा। देखिए ये x है और x स्क्वायर, तो अगर आपको याद हो तो x का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू एक्स 0 से 1 के बीच में, और x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, देखिए ऐसा वाला ये क्वाड्रेटिक, तो 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं x स्क्वायर की वैल्यू x से छोटी होती है, तो आप ये लिखेंगे x स्क्वायर लेस देन x, क्या लिखेंगे आप, x स्क्वायर लेस देन x, वैल्यू ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1।
तो हम इस x को अगर हम x स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही आप x की वैल्यू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू छोटी है तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू बड़ी होगी, तो हम जो ये वैल्यू चाहते बड़ी होना तो वो अभी भी एडजस्ट हो रहा है, तो हम इनको x के जगह x स्क्वायर कर देंगे। सर इनसे क्या होने वाला है, इनसे ये होने वाला कहीं ना कहीं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन वो tan इनवर्स x में आता है, और tan इनवर्स x जैसे ही आएगा 1 वैल्यू डालेंगे तो π/4 एग्जिस्ट कर सकता है, हमारी वैल्यू ऑप्शन ए और बी बन सकता है। अब बात आती है सर रूट साइन एक्स को कैसे करोगे, तो देखो आप जानते हो रूट साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, सॉरी साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, है ना, तो रूट 1 तो 1 होगी, तो हम उनको वही रहने देते हैं क्योंकि हमें तो ये वैल्यू एक्चुअल में इनसे बड़ी ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इनको मैक्सिमम छोड़ दिया, तो न्यूमरेटर को मैक्सिमम दे दिया, डिनोमिनेटर को जितना मिनिमम कर सके मिनिमम करके अपने एस्टिमेशंस को वैल्यू को सेट कर लिया। तो अब देखिए अब जैसे ही आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स x, इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो cos x आ जाएगा। तो अब आइए इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे ही आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा √100 sin x फ्रॉम 0 to 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा √100। अब देखिए जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे इनको 0 to 1 में, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, और इसमें लिमिट क्या लगाना है आपको 0 to 1, और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा sin x का इंटीग्रेशन cos x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है निगेटिव cos x, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव cos x बाई 2, ये और इसमें लिमिट लगाइए 0 to 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 1/2, 1 माइनस cos 1/2, क्योंकि cos 0 निगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमने पहले 0 डाल दिया, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे 0 to 1 लेस देन इक्वल टू 0 to 1 √100 sin x बाय 1 प्लस एक्स dx, और ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x, x की वैल्यू अगर आपने 1 डाला तो π/4, 0 डाला तो 0, तो ये आंसर क्या हो जाएगा π/4। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, इस सिस्टम की जो वैल्यू आए है इंटीग्रल की वैल्यू π/4 से छोटी, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन से। अब इंटीग्रल की वैल्यू को अब ये π/4 से छोटी हो जाएगा, इक्वलिटी हो सकता है क्या सर, रूट साइन x की वैल्यू 0 to 1 में, देखिए इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा सा एलिमिनेट कर ले इन चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा क्यों सर। अब देखिए इक्वलिटी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर x इक्वल टू 0 to 1 के बीच में कभी sin x तो 1 बनेगा ही नहीं जो आपने 1 लिया, तो इसलिए हम इक्वलिटी नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। अब ये sin x/2, अब देखिए 0 to 1 के बीच में अगर आप देखें तो ये sin x की वैल्यू और sin x की वैल्यू √x, तो 0 to 1 के बीच में रूट sin x की वैल्यू sin x के बराबर होती भी नहीं है, तो इन चीज़ों के लिए हमें इक्वलिटी हटाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से देखिए 1 माइनस cos 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, i की वैल्यू 1 माइनस cos 1/2 से बड़ी होगी, और ऑप्शन डी करेक्ट है, उसके बाद i की वैल्यू π/4 से छोटी होगी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए और डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आइए आगे बढ़ते, तो देखिए ये एस्टिमेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको समझना पड़ेगा ऑप्शंस के हिसाब से, जिसने क्वेश्चन बनाया उनके लिए तो बहुत इजी है एस्टिमेशन, क्योंकि उन्होंने सोचा और क्वेश्चन बना दिया, लेकिन जब आप पहले सोचेंगे, जब आपके लिए न्यू क्वेश्चन होगा तो एस्टिमेशन ऑप्शंस देख के आप डिजाइन करेंगे, और एस्टिमेशन के मैनर्स क्या है, ऑप्शंस कैसे डिजाइन है, ये सारी बातों का ख्याल में रख के आप एस्टिमेशन को उस हिसाब से अपने मोड़ देंगे, उस हिसाब से आप उनको समझेंगे, उस हिसाब से एस्टिमेट करेंगे फंक्शन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, I1 इक्वल टू 0 to π/4 x to the power 2009 into 2019 into 10x की होल टू द पावर 2019 dx, और I2 है 0 to π/4 x to the power 2019 10x की पावर 2020 dx, x की पावर 2020 dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का है, अब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन I1 I2, I1 बड़ी है I2 से, I2 छोटी है I1 से, ये चीज़ें हैं पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, I1 की वैल्यू दिस वन। अब देखिए ऑप्शन ए और बी को करेक्ट करने का क्या तरीका, ऑप्शन ए और बी की तरफ हम कैसे मूव कर सकते हैं, या तो आप I1/I2 का रेशियो निकाल लीजिए, I1/I2 का रेशियो अगर 1 से छोटी है तो आप क्या कह सकते हैं I2 बड़ी है I1 से, है ना, अगर I1/I2 की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप कह सकते हैं I2 बड़ी है I1 से, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप कह सकते हैं I2 की वैल्यू छोटी है I1 से।
ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये I1 I2 को डिटेक्ट करने का ये भी तो है सर, I1 माइनस I2 निकाल लो, I1 माइनस I2 निकालो या I2 माइनस I1 निकाल, उससे भी तो आप चीज़ें कर सकते हैं इनको, क्योंकि I1 माइनस I2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो आप क्या कह सकते हैं, I2 I1 से बड़ी है। तो ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं I1 I2 में रिलेशन लाने का दो तरीका आपके पास, सोचिए जरा ध्यान से, I1 बाय I2 और I1 माइनस I2, इन दो तरीक़ों से आप इनमें रिलेशन ला सकते हैं, ऑप्शन ए और बी को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है यार, देखिए I1 बाय I2 का रेशियो, देखिए कहीं ना कहीं फंक्शन में चेंजेज है, तो I1 बाय I2 से तो कोई बात बनने वाला नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं I1 माइनस I2 से बात बन सकती है आपकी। तो जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे I1 माइनस I2 से बात बन सकती है, तो हम एक फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन एज्यूम करेंगे। यहाँ पे देखिए जरा, देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे I2 माइनस I1 की वैल्यू निकाला, I2 माइनस I1 को पहले स्टडी करते। देखिए I2 माइनस I1 करेंगे तो क्या लिखा है, x टू द पावर 2019 इंटू 2020 x, और माइनस I1 अगर आप करें तो क्या है, x टू द पावर 2019 इंटू x टू द पावर इंटू 10 2019 x। अब देखिए अगर आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, x टू द पावर 2019, 10x की पावर 2019 कॉमन ले लीजिए इंटू 10x की पावर 2019, और आपके पास बचेगा क्या, x 10x माइनस 1। अब देखिए आपको 0 टू पाई बाय 4 में स्टडी करने, क्या करने, 0 टू पाई बाय 4 में स्टडी करने, तो 0 टू पाई बाय 4 में ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, देख लो 0 टू पाई बाय 4 में 10x का अगर आप 0 टू 1 के बीच में होता है और ये वैल्यू 1 की पावर, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन सर अब हमें इनके बारे में नहीं पता, x इंटू 10x, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये वैल्यू 1 से छोटी के बीच में है, तो ये 1 से अगर छोटी हो गया तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, कहीं 1 से बड़ी हो गया तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब इनके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम एक नई फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, क्या, fx, और fx ये मान लेते हैं x 10x, अब माइनस 1, हम इनको समझना चाहते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होने वाला है, fx इक्वल टू x 10x माइनस 1, तो AOD का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो देखिए अगर आप AOD इन्वॉल्वमेंट तो कैसे करेंगे, हमें ये समझना ये वैल्यू है क्या, पॉजिटिव निगेटिव क्या है। तो देखिए आप क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन 1 10x, x का इंटीग्रेशन 1 10x, और क्या हो जाएगा x इंटू प्लस क्या हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा जरा ध्यान से, ये वैल्यू 0 टू पाई बाय 4 में ऑलवेज पॉजिटिव, इनका मतलब क्या, इनका मतलब ये है कि सर f डैश x ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4। देखिए 0 टू पाई बाय 4 में ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। जब ये AOD का कॉन्सेप्ट सोचिएगा, जब fx की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब fx इंक्रीजिंग फंक्शन है, fx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप क्या कह सकते हैं, f ऑफ x, आप क्या कह सकते हैं, f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ 0, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जो 0 पे वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं f ऑफ x की वैल्यू से छोटी ही आएगी, वैल्यू ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4 में, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 0 पे छोटी वैल्यू आएगी। तो ये देखिए f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो f ऑफ x क्या था अपना, x 10x माइनस 1, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होने वाला, देखिए x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं x 10x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी है। अगर आप देखें तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं f ऑफ x इक्वल टू, ये वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस 1 से बड़ी है, तो देखिए माइनस 1 से बड़ी है, तो माइनस 1 से बड़ी है, तो अगर आपने इनकी वैल्यू माइनस 1 रखा तो ये माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 पे 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 से अगर ये बड़ी रहा, सोचिए माइनस 1 से बड़ी रहा, तो माइनस 1 पे अगर हम देखें तो ये माइनस 2 बनेगा, अगर ये 0 रखा तो तब भी माइनस 1, तो ये माइनस 1 से बड़ी तो है। अगर इसके जगह और भी कुछ कर सकते हैं क्या, I2 माइनस I1 की वैल्यू, ठीक है। अब सोचिए fx की वैल्यू ये है x 10 स्क्वायर, ये f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो f ऑफ 0 टू पाई बाय 4, f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई बाय 4 से छोटी है f ऑफ 0 की वैल्यू। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइए, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है सर, यहाँ से कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है आपको, तो यहाँ पे एक और स्टेप है, आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इरेज कीजिए इनको,
अब यहां पे सोचिए, जब f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to π/4 में, तो आप ये कह सकते हैं सर f(x) की जो वैल्यू है ना ऑलवेज लेस देन f of π/4 होगा। क्या हो जाएगा? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू π/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो f(x) की वैल्यू लेस देन π/4 होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, f of x क्या है, x इंटू 10x माइनस 1, f of π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4 मतलब π/4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, लेस देन π/4 माइनस 1। अब समझिए π/4 का वैल्यू होता है 0.78 माइनस 1, तो 0.78 माइनस 1 मतलब माइनस 0 पॉइंट कुछ, तो माइनस 0.1 से छोटी, तो मतलब ये अपने आप में एक निगेटिव वैल्यू है। f(x) कहीं ना कहीं ऑलवेज एक निगेटिव वैल्यू देगा, तो f(x) कहीं ना कहीं ये निगेटिव वैल्यू देगा ऑलवेज। तो यहां से क्या पता चल गया, देखिए पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो निगेटिव, तो क्या कह रहा है, I2 माइनस I1 निगेटिव है। क्या मतलब यहां से क्या पता चला, I2 माइनस I1 लेस देन 0 है, निगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो यहां से क्या कह सकते हैं आप, I2 लेस देन I1, क्या कह सकते हैं, I2 लेस देन I1। तो देखिए ऑप्शन कौन से करेक्ट हो गए, I2 लेस देन I1, I2 लेस देन I1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में देखिए एओडी का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। अब आइए हम I1 पे आते, तो I1 की वैल्यू क्या है, देखिए π/4 होल टू द पावर 20/2020, तो I1 क्या है अपना, देखिए ये I1 ये है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखते हैं। अब हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हमने कर लिया है, अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखिए I1 की वैल्यू हमें डिटेक्ट करना है, इनसे बड़ी होगी। तो I1 क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 x to the power 0 to π/4 x to the power 2090 इंटू 10x की पावर 2019 dx, ठीक है, ये वैल्यू है। तो अब समझिएगा, अगर आप देखें 0 to π/4 में, तो 0 to π/4 में 10x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और 0 से 1 के बीच में अगर हम पावर बढ़ाते तो वैल्यू छोटी होते जाती है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचिएगा जरा ध्यान से, लेस देन ये क्या हो जाएगा, लेस देन किससे हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 to π/4 x to the power 2019 से। क्यों? क्योंकि सर ये 0 से 1 के बीच में होगा ना ये वैल्यू, तो ये वैल्यू ऑलवेज कहीं ना कहीं इनसे लेस होगा। अब क्या करें, अगर ये वैल्यू लेस होगा तो यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर्स क्या आने वाला है, देखिए x to the power 2020 बाय 2020, और इसमें लिमिट हम क्या डालेंगे, इसमें लिमिट क्या डाल सकते हैं, 0 to π/4, तो ये 0 to π/4, तो जब आप 0 to π/4 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, π/4 की होल टू द पावर 2020 अपॉन 2020। तो देखिए ये I1 क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू लेस देन दिस वन, I1 की वैल्यू लेस देन दिस वन। तो देखिए ऑप्शंस को क्या है, I1 ग्रेटर देन कह रहा है ये, तो ऑप्शंस जो सी है वो इनकरेक्ट हो गया। आइए ऑप्शन डी को चेक करते हैं, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, I2 लेस देन 1/2021। अब I2 की बारी है, I2 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power 2020 इंटू x to the power इंटू 10x to the power 20x dx। अब सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से एस्टिमेशंस के मैनेज पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सॉरी ये 0 to 1 था, जीरो टू π/4 था ना, ये 0 to π/4 था, ओके, तो 0 to π/4 है ये, समझिएगा जरा ध्यान से। अब क्या करेंगे, फिर से ये वैल्यू I2 की जो वैल्यू आएगी, सोचिए जरा ध्यान से, 0 to π/4 में x की वैल्यू ये 10x की पावर 2020, ये वैल्यू 1 से छोटी होने वाला है, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या कह सकते हैं आप, I2 लेस देन क्या लिखेंगे आप, ये वैल्यू किससे लेस देन होगी, 0 to π/4 x की पावर 2020 से, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये वैल्यू 0 से 1 के बीच की है, तो ये वैल्यू इनसे छोटी होने वाला है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I2 लेस देन x की पावर 2020 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x to the power 2021/2021। आप इसमें लिमिट लगाएंगे क्या, 0 to π/4, तो जब आप 0 to π/4 लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I2 लेस देन, सोचिए जरा ध्यान से, π/4 की पावर 2021
अपॉन 2021। अब सोचिए पाई बाय 4 की जो वैल्यू है 0.78, तो 0.78 का पावर 2021 करेंगे तो वो वैल्यू और भी छोटी होते जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 0 से 1 के बीच में अगर कोई क्वांटिटी होती है उनकी जितनी पावर आप बढ़ाते हो वो वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं हम I2 को लिख सकते हैं क्या, ये वैल्यू लेस देन किससे होगा, इसकी वैल्यू 1 की पावर 2021 तो 1 ही होने वाला, तो इसकी वैल्यू 1/2021 से छोटा होगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, I2 की वैल्यू लेस देन 1/2021। समझे आप ध्यान से, यहाँ पे पाई बाय 4 को कैसे कन्वर्ट किया 1 में, क्योंकि पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 0.78, 0.78 की पावर 2021 जो होगी वो ऑलवेज 0.78 से छोटी ही होगी। तो 0.78 की छोटी वैल्यू 1 से होती है, तो हमने वो मेंशन कर लिया। तो अगर आप देखें तो ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट होंगे, ऑप्शंस डी भी करेक्ट हो गए, ए और डी करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 के ए और डी ऑप्शंस करेक्ट हो गए। तो आज की जो ये लेक्चर्स है, आज हम इतने क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जेईई एडवांस के एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो हैं, कि जो जेईई एडवांस में प्रॉब्लम आने वाला है, तो अगर आप इस टाइप के सीरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने स्टूडेंट, अपने जो दोस्त हैं, अपने भाई हैं, कजन हैं, उनके साथ शेयर करें जो एडवांस के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। थैंक यू।